Good morning, students. I'm your SST teacher. Hope you all are well at home. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि हम इसका रिवीजन करेंगे सेकेंड टाइम. उसके हम देखेंगे ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. हमारे चैप्टर नेम इज़ हिस्ट्री, टाइम, सोर्स एंड एविडेंस. तो हिस्ट्री आपको पता ही है, स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. तो SST 6 में आके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल. आज हम पहले हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट की रिवीजन करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो सोशल साइंस कंसेप्ट मीन्स जो इसका सोशल साइंस कंसेप्ट क्या है हिस्ट्री का, इसके बारे में पढ़ेंगे. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. Sources of history. The study of history is based on the authentic evidence called source of history. जो इसके एविडेंस हैं, अथेंटिक एविडेंस है, उन्हें सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है. वो क्या क्या है, जैसे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी ऑफ द वाइडेस्ट टाइप सच एज आर्कोलॉजिकल, लिटरेरी एंड ऑरल सोर्सेज. तो इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्स. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं पुरातत्व स्रोत, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, कोन्स हो गए, कोई मॉन्यूमेंट्स हो गया, कोई पिलर हो गया, ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं. उसके बाद है लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक सोर्सेज होते हैं, जो चीज़ें हमें रिटन में मिली है, जैसे हो गया रामायण, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, तो बुक्स हो गई, जैसे फाइयान की बुक हो गई, किसी भी जो ट्रैवलर थे उनकी, मार्क पोलो थे, उनकी जो बुक्स हैं, जो उनके रिटन रिसोर्सेज हैं, तो उन्हें लिटरेरी सोर्सेज बोला जाता है. उसके बाद ऑरल सोर्सेज. ऑरल सोर्स मौखिक स्रोत होते हैं जो मौखिक रूप में हमें मिलते हैं, जैसे सुनी सुनाई बातें जिसका कोई रिटन सोर्स नहीं है, वो ऑरल सोर्सेज होते हैं. द वर्ड हिस्ट्री इज डाइवर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरियन. तो जो हमारा वर्ड है हिस्ट्री, वो किससे, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब हिस्टोरियन मीनिंग नॉलेज होता है. तो हिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज में नॉलेज होता है. तो नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशंस, वो ऐसी शिक्षा जो हमें इन्वेस्टिगेशन से मिलती है उसे हिस्ट्री बोलते हैं. हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज एन अकाउंट ऑफ ऑल इवेंट्स दैट ऑकर इन द पास्ट. तो हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है उन सभी घटनाओं के बारे में जो पास्ट में हुई है, उनके बारे में हमें पता चलता है. अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट्स अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट नॉन एज हिस्टोरियन. मतलब कि जो व्यक्ति जो पास्ट की घटनाओं की स्टडी करता है तो उसे हिस्टोरियन बोला जाता है, इतिहासकार बोला जाता है. हिस्ट्री को इतिहास बोला जाता है और जो इसकी स्टडी करता है इतिहासकार बोला जाता है. तो जो हमारे फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोट्स ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री की स्टडी के बारे में अपने विचार दिए थे, तो उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हमारे मतलब कि हिस्ट्री रीड करने की हमें क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके बारे में पढ़ेंगे. हम लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, इसके जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में ही करेंगे. लाइन टू लाइन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हमें लेसन भी पूरा कवर करना है, तो ये आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हमें एक एग्जांपल देती हूँ मैं. एक मानो आज एक इंसान जो क्रिमिनल है, वो उसने क्राइम किया है, उसको सज़ा मिलने वाली है, लेकिन उसे अपना पक्ष रखने की तो आज़ादी है इस देश में. तो जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, आज हम जानना चाहते हैं कि एक आदमी है जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल क्यों बना, इसके पीछे कोई भी रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा, कोई शौक से क्राइम नहीं करता या क्रिमिनल नहीं बनता. तो हम ये सब जानने के लिए उसकी जो पिछली लाइफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि है ना, उसके पास्ट के बारे में जानते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, फिर पता चलता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा जिसके कारण उसे क्राइम करने लगा. ये सब हमें किससे पता चलता है, हिस्ट्री से पता चलता है. आज हमारा मनुष्य कहाँ है, हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था कि हम कुछ नहीं पता था, जंगलों में मनुष्य रहता था. ये सब बातें हमें कैसे पता चलती है, मनुष्य ने कैसे कैसे डेवलपमेंट की,
ये सब बातें हमें हिस्ट्री की स्टडी से पता चलती है। तो हिस्ट्री की जो स्टडी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री मीन्स इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री एग्जिस्ट। Archaeological sources are only sources that can be used to reconstruct of the history of this period. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के जरिए जो हम टाइम के बारे में पता करते हैं, जैसे कि प्री हिस्ट्री का मतलब था वो जो हिस्ट्री से पहले होता है उसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं, मतलब कि जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो। जैसे कि हमें मालूम है इस पृथ्वी पर मनुष्य से पहले डायनासोर रहते थे, लेकिन हमें इसका कोई रिटर्न सोर्स नहीं है हमारे पास। हमें बोन्स मिली हैं डायनासोर की, कुछ अदर सोर्सेज मिले हैं, तो उससे पता चलता है यहाँ डायनासोर रहते थे, लेकिन हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं। दैट्स कॉल्ड प्री हिस्ट्री। उसके बाद आता है हिस्ट्री के जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, हिस्ट्री में हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास हो गया रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं वो हमारे पास है, जिससे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, किसी राजा महाराजा के बारे में पता चलता है, उसे हिस्ट्री बोलते हैं। जिसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड होता है उसे हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद हिस्ट्री को डिवाइड किया गया 3 पीरियड्स में। फर्स्ट है एशियंट पीरियड, उसके बाद होता है मेडिवल पीरियड, उसके बाद होता है मॉडर्न पीरियड। जो एशियंट पीरियड है वो आदि मानव इसमें आ जाता है, अर्ली ह्यूमन आ जाता है, वैदिक एज आती है, अर्ली वैदिक पीरियड आ जाता है। तो ये अशोका, अजातशत्रु, बिंबिसारा, ये सभी राजे हैं, जो हर्षवर्धन, ये सभी एशियन पीरियड में आते हैं। तो उसके बाद होता है पूरे का पूरा मुगल पीरियड आता है। तो मुगल पीरियड में जैसे अकबर से लेके फ्रुक्शियर तक ये सारे का सारा मेडिवल पीरियड है। तो उसके बाद होता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में जो फ्रीडम स्ट्रगल है पूरे का पूरा, उसे मॉडर्न पीरियड बोला जाता है। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो डेट्स इन हिस्ट्री में डेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मीन्स डेट से ही पता चलता है कि कब घटनाएं कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में पता चलता है। डेट्स इन हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू बीसी एंड एडी। तो इसे बीसी एंड एडी में डिवाइड किया गया है। बीसी मीन्स होता है बिफोर क्रिस्ट एंड एडी मतलब होता है एडो डोमिनी। तो बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है ये एक टाइमलाइन है, जैसे कि मानो ये टाइमलाइन है जहाँ मानो कि जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ है, इस समय जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ है। तो जो उसके बाद पहले वाली है ये बीसी है, तो उसके बाद वाली एडी है। बिफोर क्रिस्ट मतलब कि जो जीसस क्रिस्ट थे उनके आने जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे बीसी बोला जाता है। उसके बाद का टाइम पीरियड एडोडामिन बोला जाता है, एडी बोला जाता है। एडोडामिन मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि वो साल जिसमें जीसस क्रिस्ट थे, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो ये पूरे का पूरा कंसेप्ट ये अलग से है, मैं आपको टाइमलाइन की एक अलग से वीडियो बना के डालूंगी, उसके आप समझ लेना, इसलिए इसके लिए मैं जस्ट इतना ही बता रही हूँ। जो जीसस क्रिस्ट हैं उनके जन्म से पहले की डेट को बोलते हैं बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, मतलब जब जीसस क्रिस्ट का जन्म नहीं हुआ था। क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं हम तो नहीं मानते, मतलब जो मानते हैं, जो उनके जन्म से पहले की तारीख थी वो थी बिफोर कॉमन एरा बीसी। तो उसके बाद वाली एडोडोमिन। तो ये अलग से मैं अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगी टाइमलाइन की। अभी हम इतना ही करेंगे, लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडी स्टैंड फॉर एडोडोमिन विच मीन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जब परमात्मा का जन्म हो चुका था तो वो टाइम पीरियड था इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, उसके टाइम पीरियड को एडी लिखा जाता है, उससे पहले वाले को बीसी लिखा जाता है। ये हम बाद में करेंगे ये सब क्या था। उसके बाद जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क का मतलब है भौगोलिक रूपरेखा कैसी है। जो हमारा हिमालय इंडिया है उसके बारे में हमारी भौगोलिक रूपरेखा कहती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं हमारे देश की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो दो हिमालय जो हिमालय है, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता हिमालय है, हिमालय माउंटेन है।
तो जो हिमालय माउंटेन है ये हम इंडिया के नॉर्थ में है। तो ये सबसे बड़ा हम बैरियर बोल सकते हैं। ये हमें फॉरेन इन्वेंशर से उनसे बचाता था, मीन्स जो हमलावर थे जो नॉर्थ साइड से उनसे बचाता था। और चाइना से जो कोल्ड विंड चलती थी, ठंडी हवाएं चलती थी, उनसे बचाता है। अगर हमारा नॉर्थन माउंटेन ना होता, जो हमारा हिमालय पर्वत ना होता, तो हमारा जो इंडिया है एक कोल्ड डिजर्ट होता। जो चाइना से कोल्ड विंड चलती है वो डायरेक्टली क्रॉस करती इंडिया में, ये पूरे का पूरा एरिया हम कह सकते हैं कोल्ड डिजर्ट होता। तो हिमालय के कारण ही ये पूरा साल हमें यहाँ बारिश होती है। तो ये हिमालय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे गेटवे बोला जाता है। तो उसके बाद है नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन इंडस रिवर है हमारे देश की रिवर है इंडस। तो उसके इंडस और गंगा रिवर, इन दोनों के प्लेन्स है, जो मैदान है, तो उन्हें नॉर्थन प्लेन्स बोला जाता है। दैट्स आर वेरी फर्टाइल। पंजाब, हरियाणा, बिहार का एरिया, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, अरुणाचल का कुछ एरिया, ये सब एरिया नॉर्थन प्लेन्स में आता है। दैट्स ये सबसे ज़्यादा देश का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। तो ये इन रिवर के कारण ही है, रिवर इंडस एंड रिवर गंगा के कारण। उसके बाद है डिक्कन प्लेटू। डिक्कन प्लेटू है जो साउथ में प्लेटू है, उसे डिक्कन प्लेटू बोला जाता है। प्लेटू मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। प्लेटू एक अलग से कंसेप्ट होता है। तो प्लेटू आपको पता ही है, जो कि पृथ्वी से जब वॉल्केनो फटता है, फटने के बाद वो पृथ्वी पे फैल जाता है। फैल जाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है हज़ारों सालों के प्रोसेस के बाद, तो वो प्लेटू बन जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं वो प्लेटू एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे ये डिक्कन एरिया है, डिक्कन प्लेटू है, ये सबसे ज़्यादा जो माइंस है इस एरिया में, गोल्ड माइन, कॉपर माइन, कोल माइन, सबसे ज़्यादा इसी में पाई जाती है, क्योंकि ये प्लेटू एरिया है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो दिस सेपरेट लेड टू ग्रो द सर्बल इंडिपेंडेंट किंगडम लाइक। इसमें मेन राज्य थे जो पास्ट में, तो वो चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, चौल थे, इस एरिया के जो राजवंश थे। तो उसके बाद होता है वाटर बॉडी एंड कोस्टल रीजन्स। वाटर बॉडी एंड कोस्टल रीजन्स हमारे यहाँ मेन है। ये मैं आपको समझा देती हूँ क्या, कि हम मैप के थ्रू करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ये पूरे का पूरा यहाँ हिमालय माउंटेन है, ठीक है। जो ग्रीन एरिया है ये नॉर्थन प्लेन्स है। ये नॉर्थन प्लेन्स दैट्स आर वेरी फर्टाइल एरिया। तो ये थार डिजर्ट है। तो जो हमारी विंड आती है ना, मानसून विंड आती है, वो ऐसे 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 आती है, इधर से आती है, यहाँ हिमालय से टकराती है और इस एरिया में बारिश करती है। यहाँ से ऐसे ऐसे आती है, यहाँ टकराती है और बारिश करती है। ये एरिया ऐसे ही रह जाता है, तो इसलिए ये थार डिजर्ट है। तो उसके बाद है ये साउथर्न प्लेटू। तो साउथर्न प्लेटू, डिक्कन प्लेटू सेम ही होता है। तो ये पूरे का पूरा एरिया बहुत फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल नहीं बोल सकते, सॉरी, फर्टाइल नहीं बोल सकते। सबसे ज़्यादा मिनरल इस एरिया में पाए जाते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, कोल, ये सब माइन इस एरिया में पाई जाती हैं। तो उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ये हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। ये हमारे तीनों साइड से पानी से कवर है। जो तीनों साइड से पानी से कवर होता है उसे पेनिनसुला बोला जाता है। तो इंडिया का पेनिनसुला है। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। समुद्र के किनारे के एरिया को कोस्ट बोला जाता है। तो उसके जो प्लेन्स है उसे बोला जाता है कोस्टल प्लेन्स। ये वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इस एरिया के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग होता है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे होते हैं, फिशिंग इनके लिए इजी होता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स मीन्स आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ये पुरातत्व स्रोत होते हैं। जैसे आर्कोलॉजिकल्स में क्या आ जाता है, जैसे बिल्डिंग्स आ जाती हैं आर्कोलॉजिकल में, वेपन्स आ जाते हैं, क्लॉथ, ज्वेलरी, ये सब सोर्सेज आ जाते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। इसे डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। मोनूमेंट्स स्मारक होते हैं,
जैसे कि हो गया हमारा कुतुब मीनार हो गया, शांति स्तूपा हो गया, एंड अजंता एलोरा केव्स हो गई, एंड ताजमहल हो गया। ये सभी मोनूमेंट्स हैं, तो स्मारक हैं। तो इनसे जो हमें बहुत नॉलेज मिलती है, ये हिस्ट्री के आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। उसके बाद होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में आ जाता है रिटर्न सोर्स, जो हमें मिला है, कहीं वॉल पे मिला है, कहीं कॉपर प्लेट पे मिला है, वो सब उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। उसके बाद आता है कॉइन्स। कॉइन्स सिक्के होते हैं, आपको पता ही है। मोनूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मोनूमेंट में ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि वेपन, स्टेचू, कॉइन्स, सील्स, पेंटिंग, ज्वेलरी, टॉयज एंड टेराकोटा फिगर्स। मतलब कि ये सब मोनूमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसके बाद इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस रिटर्न सोर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अशोक का इंस्क्रिप्शंस है, अशोका के शिलालेख है ना। तो उसके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि प्लेट्स, रॉक, मेटल पिलर्स, हमें जो भी रिटर्न में मिलता है कहीं भी किसी दीवार पे, जैसे कि कुतुब मीनार की दीवार पे कुरान की आयतें लिखी हैं, वो इंस्क्रिप्शंस हैं। तो कहीं भी अशोका ने अपने टाइम पीरियड में हर जगह इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी लोगों को बुद्ध धर्म से जोड़ने के लिए, तो वो इंस्क्रिप्शंस है। तो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नॉन एज एपिग्राफ्स। एपिग्राफ्स भी बोला जाता है, मीन्स पूरा लेख बोला जाता है, जो हमें रिटर्न में मिलते हैं। उसके बाद है कॉइन्स। कॉइन्स भी मेन सोर्स है हमें किसी भी टाइम पीरियड को जानने के लिए। कॉइन्स आर मेन सोर्सेज। जैसे कि आज हमने किसी राजा के बारे में जानना है, तो हम मीन्स हम गुप्त पीरियड के बारे में जानना है। गुप्त पीरियड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम नेक्स्ट में करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, आपने सुना ही होगा, विक्रम गुप्ता हो गया। तो ये गुप्त पीरियड था जो, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन इम्पोज किए थे, गोल्ड कॉइन चलाए थे। तो ऐसे हमें पता चलता है कि उन्होंने गोल्ड कॉइन चलाए थे, तो इनकी जो राज्य व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। तो कॉइन्स हमें बहुत नॉलेज देते हैं। उसके बाद आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज होता है साहित्यिक स्रोत होते हैं, जो साहित्य मीन्स हमें रिटर्न में कुछ मिलता है। जैसे 4 वेदा हो गए, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेदा हैं, ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो इसके बाद रामायण महाभारत हो गया, 2 एपिक्स हैं हमारे, रामायण और महाभारत। हमारे जो जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है, कालिदास मेघदूत है, पंचतंत्र है, जटाक्स है। ये कुछ रिटर्न रिसोर्स हैं जो हमें लिटरेरी सोर्सेज बोल सकते हैं हम, जो हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज देते हैं। उसके बाद ट्रैवलर्स हैं, जैसे चाइनीज ट्रैवलर फाइयान, ह्यूयांग। फाइयान आए थे जो हर्षवर्धन में काल में आए थे, ह्यूयांग आए थे जो चंद्रगुप्ता के काल में आए थे। तो इन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, उससे हमें उस टाइम की राज्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसके बाद होता है ऑरल सोर्स। ऑरल मौखिक स्रोत होते हैं, जो हमें सुनी सुनाई बातें बोल सकते हैं, हमें ऐसे ही मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं, जिसका कोई रिटर्न सोर्स नहीं होता है हमारे पास। होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।